नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश से हुई तबाही की जो तस्वीरें आई वो दिल दहलाने वाली है। प्रकृति का सबसे ज्यादा कहर हिमाचल में दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 70 साल में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। यह भयंकर बारिश, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण बेइंतहा तबाही हुई है। चारों तरफ विनाश का आलम है। राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल है। यहां भी पिछले 40 साल में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। जितना पानी मानसून के पूरे सीजन में बरसता है, उतनी बारिश दिल्ली में सिर्फ 12 घंटे में हो गई। यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। आज हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसलिए आने वाले दिनों में दिल्ली के हालात और ज्यादा खराब होने के आसार हैं। दिल्ली के इंडिया गेट और कनॉट प्लेस जैसे फेमस इलाकों में पानी भरा हुआ है। जहां कभी पानी दिखाई नहीं देता था, वहां पानी ही पानी है। मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट के मेंबर्स के घरों में भी 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। प्रगति मैदान को इंडिया गेट से जोड़ने वाली जो नई टनल बनी थी, उसमें इतना पानी भर गया कि उसे बंद करना पड़ा। दिल्ली के अलावा कई सारे प्लान्ड सिटीज हैं, जैसे चंडीगढ़, मोहाली, गुड़गांव। इन सब शहरों में चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। चंडीगढ़ में तो BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां पानी में तैरती दिखाई दी। इन बड़े शहरों के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कई शहरों में भी भारी बारिश मुसीबतों की बाढ़ लेकर आई है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, सबसे ज्यादा बुरा हाल हिमाचल प्रदेश का है। कुल्लू, मनाली, शिमला, सोलन, मंडी, बिलासपुर जैसे शहरों से जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली है। पानी का बहाव इतना तेज है कि घर, दुकान, होटल, कारें, ट्रक सब नदियों में तिनके जैसे बहते हुए दिखाई दिए। और लोगों की मजबूरी यह है कि सरकार उनसे कह रही है घर से मत निकलो, बाहर खतरा है। जबकि हकीकत यह है कि घर कब बह जाए कोई नहीं कह सकता। घर और बाहर दोनों जगह मौत सिर पर नाच रही है। स्थानीय लोग घरों में कैद हैं और टूरिस्ट रास्तों में फंसे हैं। जो टूरिस्ट सड़कों पर अपनी कारों में फंसे हैं, उन्हें न पीने का पानी मिल रहा है न खाना। लोगों के मोबाइल फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और उनका बाकी दुनिया से संपर्क टूट गया है। चारों तरफ अंधेरा है, डर और खौफ का माहौल है। चिंता की बात है कि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चंबा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन और मंडी जिलों में तूफानी बारिश और बाढ़ की चेतावनी दी गई। इस समय हिमाचल प्रदेश की सभी नदियां लोगों के लिए भारी मुसीबत बन गई हैं। ऐसा लग रहा है कि सतलुज, रावी और ब्यास अपने आसपास की हर चीज को बहा कर ले जाना चाहते हैं। ये हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि हिमाचल में पिछले 2 दिन में इतनी बारिश हो चुकी है जितनी लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। सोलन जिले में तो बारिश ने पिछले 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रविवार को सोलन जिले में 135 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इससे पहले सोलन जिले में 1971 में एक दिन में 105 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड था। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में 15 लोग की मौत हो गई है। कुछ घंटों के भीतर रिकॉर्ड बारिश से सोलन जिले में ऐसा सैलाब आया कि सड़कें और पुल बह गए। बादल फटने से सोलन पर मानो मुसीबत का आसमान टूट पड़ा। इतना पानी गिरा कि पूरा का पूरा पहाड़ कीचड़ की शक्ल में पूरे इलाके में आ गया और हर चीज तिनके की तरह बहती दिखाई दी। पानी के तेज बहाव में बड़ी बड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह बहने लगी। सोलन जिले में अभी भी बारिश हो रही है।
अगले 48 घंटों में सोलन में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मुश्किल यह है कि पहले ही इतनी बारिश हो चुकी है जिसके कारण कई पुल बह गए। नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करने वाला ब्रिज भी नदी में समा गया। इसके कारण इस इलाके का संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया है। बारिश के कारण लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ गया है। पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही हैं। इस वजह से हिमाचल प्रदेश में 765 सड़कें ऐसी हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। इनमें स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवे और लोकल रोड शामिल हैं। सोलन के अलावा मंडी जिले की स्थिति और भी खराब है। मंडी जिले में भी पिछले 24 घंटे में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगले 2 दिनों तक इसी तरह मूसलाधार बारिश की आशंका है। ब्यास नदी मंडी के लिए लाइफ लाइन मानी जाती है, लेकिन अब यही ब्यास नदी काल बन गई है। ब्यास नदी के किनारे बना प्राचीन पंचवक्त मंदिर पानी में पूरी तरह डूब चुका है। इस मंदिर के पास बने 150 साल पुराने विक्टोरिया ब्रिज पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंडी में हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा आपको मंडी जिले के थुंदाग बाजार की तस्वीरें देखकर हो जाएगा। बारिश के बाद शहर में बाढ़ आ गई। मुश्किल है यहां सिर्फ बाढ़ नहीं आई, पहाड़ों से उखड़े बड़े बड़े पेड़ और मिट्टी भी सड़कों पर बह रही है। लोग अपने घरों में फंसे हैं और डर है कि किसी भी वक्त घर भी इस कीचड़ में समा सकते हैं। केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की 12 टीमें मदद के लिए भेजी हैं। एसडीआरएफ की टीमें भी राहत और बचाव का अभियान चला रही हैं, लेकिन हालात इतने ज़्यादा खराब है कि डिजास्टर रिलीफ टीम्स की तैनाती का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। दूर दराज के इलाकों तक राहत टीम्स का पहुंच पाना मुश्किल हो गया है। बात है सर, हमारा रूम भी यहाँ है। मैं जो ये देखे यहाँ पे यहाँ करता हूँ, मेरे रुका था। और मेरा जो है मैंने रूम लिया था, मेरा स्टोर भी एक था, मेरा पूरा भांडा बर्तन जो भी था मतलब पूरा तबाह हो गया है। और कैश भी था, माल था पूरा। हालात कैसे हैं ये आप देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लिए मुश्किल है कि खतरे को देखने के बाद भी बहुत सारे लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को तैयार नहीं है। मंडी जिले के एसपी सौम्या संबाशिवन ने बताया कि जिले की सारी सड़कें बंद हैं। वो खुद घर घर जाकर लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील कर रही हैं, लेकिन लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है। एक दो आदमी रहेंगे यहाँ। नहीं कोई नहीं। आपके सामान को कुछ नहीं होगा। आपकी जान जरूरी है, आप रहेंगे तब सामान आप मेरे लिए सामान है। अब जब हमारा घर हिलेगा तो हमारे रिपोर्टर्स के लिए तस्वीरें आप तक पहुंचाना जान पर खेलने जैसा है। हिमाचल के लिए इस वक्त टूरिस्ट सीजन चल रहा है। जिस वक्त बारिश का कहर शुरू हुआ उस वक्त बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी हिमाचल में मौजूद थे। अब ज़्यादा टूरिस्ट फंस गए हैं। बहुत सारे लोग तो रास्तों में फंसे हैं, न आगे जा सकते हैं न वापस लौट सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ के रास्ते बंद हैं। बाइकर्स का एक ग्रुप मंडी के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में फंस गया। रात की बात यह रही कि प्रशासन ने इन लोगों को मंडी पहुंचने से पहले ही रोक दिया। अब ये लोग वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन रास्ते बंद हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। अभी मैं यहाँ से आगे कसौल की तरफ जा रहा था। हाँ। मैं देखा आगे पहाड़ गिरा हुआ है पूरा, आगे रास्ते बंद हैं और जो बंदे आगे निकल चुके हैं हाँ। उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। वो ना वापस आ नहीं सकते, ना यहाँ से कोई अब आगे जा सकता। सिचुएशन इतनी खराब है कि ऊपर से पहाड़ गिर रहे हैं। जैसे जैसे बारिश गिरती जा रही है, बारिश बढ़ रही है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आगे ना जाए, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। आगे सब कुछ खाली, हम लोग वहाँ से खुद वापस आ रहे हैं। हमें कसौल जाना था। अब सिचुएशन इस हिसाब से कि पहाड़ गिरा हुआ है, अब कोई भी देख के वापस मुड़ जाएगा, रास्ता ही बंद है। घूमने के लिए हम मनाली के लिए निकले हुए थे। हमें काफी लोगों ने रास्ते में अब से 20 किलोमीटर पहले बोल दिया था कि मत जाना। तो हमने थोड़ा आवागमन आना जाना देखा, तो हम चलते रहे, किसी की सुनी नहीं। अब खुद जब अपनी आंखों से हमने यहाँ पर देखा आके, तो थोड़ा मन में मंजर देखा यहाँ पे आने पे जो सैलाब निकल रहा है बाढ़ का, तो थोड़ा सा मन में कहीं को महसूस हुआ कि गलत थोड़ा हो ही रहा है, कुछ ज्यादा गलत। तो अब थोड़ा चलते हम अब लास्ट स्टेज पे है
और लास्ट स्टेज पे आप लोगों से हमारी मुलाकात हुई, आप लोगों ने कहा कि भैया अब बिल्कुल ही मत जाना। आगे आगे बहुत पार्टी टूट रही है और बहुत दिक्कत है, आने वाले बंदों को दिक्कत है और हमें जाने वालों को दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और यहाँ पे बहुत चोटें लग रही हैं और कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। कौन सी वो सड़क, मनाली की सड़क है, कसौल कौन सी सड़क है जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है? कसोल कुल्लू की तरफ बहुत बाढ़ आ रखी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। यहाँ से हम वापिस ही जा रहे हैं। आपको चोट भी लगी है? हाँ जी, हमारी चोट लगी है, बहुत पैर में बहुत चोट लगी पड़ी है, इस चक्कर में हम सेफ बचे हुए हैं। हम चले तो थे 3 दिन पहले उधर से, पर रास्ते में नॉन स्टॉप कंटिन्यू मुजफ्फरनगर से लेकर यहाँ तक बारिश बंद नहीं हुई। हम जो है 3 दिन स्टे करने के बाद मनाली तक भी नहीं पहुँचे अभी, और हम रात सुंदरनगर रुके थे। तो हम रात का प्रोग्राम ही था कि निकलने का, पर ऐसा हुआ सुंदरनगर हमें लोगों ने मना कर दी कि आगे लैंडस्लाइड इतनी हो रही, सब कुछ ब्लॉक है, मनाली जाना नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, फिर हम सुंदरनगर रुके, फिर हम सुंदरनगर से आज मंडी आए, तो हमने जब भी नहीं सुनी, लोगों ने, पुलिस वालों ने सब ने मना करी कि आगे मत जाना बिल्कुल भी। फिर हमने खुद मतलब कि एक बार जाकर रास्ता देख ले कैसा बंद हो रहा। आपने देखा, जिन लोगों ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने प्रशासन की बात नहीं सुनी, वो किस तरह मुसीबत में फंस गए। और भी ऐसे हजारों लोग हैं जो रास्तों में फंसे हुए हैं, जिन तक हमारे रिपोर्टर्स भी नहीं पहुंच पा रहे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आमतौर पर जुलाई में कुल्लू में 46 से 60 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन पिछले 24 घंटे में बादल फटने के कारण कुल्लू में 101 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई और भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से कुल्लू जिले में 7 लोगों की मौत हो गई है। पार्वती नदी में आई बाढ़ में 4 लोग बह गए थे, जबकि 3 लोगों की मौत घर गिरने से दब कर गई। कुल्लू हिमाचल का बड़ा बिजनेस सेंटर है। बड़ी संख्या में ट्रक देश के दूसरे हिस्सों से सामान लेकर कुल्लू पहुंचते हैं और वहां से सेब और सब्जियां लेकर वापस जाते हैं। कुल्लू में शहर के पास ही ट्रक्स को पार्क करने के लिए बड़ी पार्किंग बनाई गई है, लेकिन ब्यास नदी का पानी इस पार्किंग तक पहुंच गया। वहां खड़े भारी भरकम ट्रकों को खिलौनों की तरह बहा कर ले गया। आसमानी आफत ने हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले पर भी कहर बरपाया है। मौसम विभाग के मुताबिक बादल फटने की वजह से मनाली में लगातार भारी बारिश हो रही है और यह सिलसिला कल तक जारी रहेगा। अचानक भारी बारिश की वजह से मनाली में कई गाड़ियां बह गई, कई इमारतें गिर गई। मनाली में ब्यास नदी के किनारे जो घर बनाए गए थे, जो होटल्स बने थे, वो सब पानी में समा गए। रात की बात यह रही कि मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पहले इस इलाके के घरों और फिर होटल्स को भी खाली करवा लिया था, इसलिए किसी की जान नहीं गई। गुरुद्वारे के मेन गेट के सामने बना पुल बाढ़ में बह गया है, इसलिए गुरुद्वारे में मौजूद लोग वहीं फंसे हुए हैं। अब उनको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी गई है, लेकिन हालात खराब हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी आसान नहीं है। मनाली में कई विदेशी टूरिस्ट भी फंसे हैं। मनाली में 3 नदियां हैं, ब्यास, पार्वती और मनाली। तीनों नदियों के साथ साथ जो बरसाती नदियां हैं, वो भी आजकल उफान पर हैं, जिसके कारण कुल्लू मनाली हाईवे टूटकर बह गया है। लेह मनाली हाईवे कई जगह से टूट गया है। अब टूरिस्ट सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। We came up not yesterday, the day before. मेरा नाम पैम है और मैं न्यूजीलैंड से आई हूँ। मैं यहाँ मोटरबाइक के टूर के लिए आई थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। भारी बारिश से यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत से पेड़ गिर गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, लेकिन मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा है। हाँ, हमने बारिश की वजह से अपना प्लान बदल लिया है। अब देखते हैं कि कल बारिश कितनी होती है, सड़कों की कैसी हालत रहती है। देखते हैं हमारे गाइड हमें क्या सलाह देते हैं। हम उनके कहने पर ही चलेंगे। That's right. हिमाचल प्रदेश में अचानक आई इस बाढ़ से राज्य का कोई भी इलाका नहीं बचा है। मौसम विभाग के मुताबिक चंबा जिले में कल 146 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इतना पानी बरसा कि नदियों के किनारे टूट गए।
चंबा जिले से होकर गुजरने वाली रावी नदी में बाढ़ का डेंजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज शाम तक चंबा में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की थी। इतनी बारिश के बाद जो हालात बने वो पिछले 50 साल में पहले कभी नहीं देखे गए। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी बहुत तेज बारिश हो रही है। बादल फटने की वजह से शिमला जिले के कई हिस्सों में 120 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश की वजह से शिमला जिले के मकान ढह गए, सड़कें टूट गई। कालका शिमला हाईवे का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब गया। पूरे हिमाचल प्रदेश में हालात पर नजर रखने के लिए राजधानी शिमला में एक स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाया गया है। यहां बैठे कर्मचारी हर जिले की कनेक्टिविटी और बाढ़ की सिचुएशन पर निगरानी रख रहे हैं। 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। लोगों से कहा गया कि अगर कहीं मुसीबत में फंसें तो 100, 1070 या 1077 डायल करके मदद मांग सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि बाहर खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई रिस्क न लें। बड़े बड़े पुल बह गए हैं। हर सड़क जो पंचायत को भी सड़क जाती है वो भी टूट गई है। नेशनल हाईवे हमारे बंद पड़े हैं, लेकिन हमने हैवी मशीन्स की डिप्लॉयमेंट कर दी है और जल्दी ही हम सड़कों को खोलने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारे लोग पर्यटक फंसे हैं उन पर्यटकों को पर हमारे अधिकारी वहां पहुंचे हैं। चंद्रचाल में 200 के करीब हमारे पर्यटक है, वहां बर्फबारी हो रही है, लेकिन वहां जिन कैंप में उठा रहे हैं, जिन टेंट्स में उठा रहे हैं, उसमें हमने पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तेलगी नाला और पागल नाला के बीच 200 के करीब लोकल और पर्यटक फंसे हैं, उनको बचाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। पिछली रात ही हमने नगवाई से रात 2 बजे 6 लोगों को बचाया। आज सुबह हमारे 5 बजे हमारे प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ के लोकल एमएलए सुंदर ठाकुर जी साथ थे। 29 लोगों को बाढ़ के बीच से निकालकर हमने उनको बचाया। अब हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ख़त्म हो चुका है। अब रिस्टोरेशंस हमारा ऑपरेशन चल रहा है। पिछले रात से कुल्लू में बिजली की समस्या पैदा हो गई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली की समस्या पैदा हुई है, पेयजल की समस्या पैदा हुई है, सड़कें अवरुद्ध हो चुकी है। उनको खुलवाने का दायित्व अब प्रदेश सरकार कर रही है। आपने मुख्यमंत्री की बात सुनी। सड़कें टूट गई हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा, बिजली की मुश्किल है, लेकिन इन हालात में भी रेस्क्यू टीम के जिन अफसरों ने काम किया, जिन कर्मचारियों ने लोगों को बचाया, वो वाकई में काबिल तारीफ है। उत्तराखंड से भी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसी नहीं है। हिमाचल में तो टूरिस्ट हैं ही, लेकिन उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है, इसलिए भक्तों की भीड़ और ज़्यादा है। और इसी दौरान भारी बारिश हुई, पुल बह गए, सड़कें टूट गई, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए। कई जगह पर क्राउड बस्ट होने से हालत और भी खराब हो गई। उत्तराखंड में इस वक्त एनडीआरएफ की 8 टीमें दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, अल्मोड़ा और देहरादून जिलों में अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड की तस्वीरें देखें तो आपको हिमाचल जैसी ही तस्वीर नजर आएगी। देहरादून के विकास नगर में हिमाचल प्रदेश रोड कॉरपोरेशन की मुसाफिरों से भरी एक बस पुल के ऊपर पानी के बीच नदी में फंस गई। नदी का पानी बस में भरने लगा, जिसके बाद लोग बस की छत पर चढ़ गए। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज राज्य में बारिश के हालात की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो लोगों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से फोन पर बात की।
हालात की जानकारी ली और उन्हें मदद का भरोसा दिया। वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी हैं, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी हैं, जर्जर पुल हैं, उन सभी पर बात की है। और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी जेसीबियां तैनात करके, गैंग लगाकर जहां भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करें और आपदा के समय में हर स्थिति से उस पर लोगों को सहायता मिले, लोगों को परेशानी में न पड़ना पड़े। 4 धाम यात्रा भी चल रही है, उसके तहत भी सभी तैयारियां पूरी करके विभाग रखें, इसको लेकर आज समीक्षा की है। हिमाचल और उत्तराखंड पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं, होटल्स हैं, यहाँ खतरा है। इसकी तस्वीरें आपने देखी हैं। इन इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी बारिश ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। हथनी कुंड से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, इसलिए अगले 2 दिन में यमुना का वाटर लेवल और बढ़ेगा। क्योंकि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए यमुना के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। सिर्फ यमुना के आसपास के इलाकों पर खतरा नहीं है, लगातार हो रही बारिश से दिल्ली के वीवीआईपी माने जाने वाले इलाकों में भी मुसीबतों की बाढ़ आ गई है। मंत्रियों, सांसदों और अफसरों के घरों में भी पानी भर गया है। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी के घर में घुटनों तक पानी भर गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव छाता लिए घर के बाहर खड़े दिखाई दिए, क्योंकि उनके साथ साथ घर की तरफ जाने वाले पूरे रास्ते पर पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में एमसीडी के पंप रात भर पानी निकालने में जुटे रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और तेज हो रही है। प्रगति मैदान के पास जो नई टनल बनी थी, उसमें पानी भरा हुआ है और इस टनल को बंद करना पड़ा। हालात को देखते हुए एमसीडी ने स्कूलों में छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। सबसे ज्यादा खतरा यमुना के आसपास के इलाकों में है, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस वहीं पर है। दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना में क्विक रिस्पांस टीम्स को उतार दिया गया है। 16 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है। यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ने पर है। दिल्ली में बाढ़ जैसी सिचुएशन के पीछे 2 वजह हैं। एक तो ज्यादा बारिश और दूसरी खास वजह यमुना का वाटर लेवल बढ़ना। यमुना का जल स्तर इसलिए बढ़ता है क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है वो सीधे दिल्ली आता है। आमतौर पर हथनीकुंड बैराज का फ्लो रेट 352 क्यूसेक होता है, लेकिन मानसून के सीजन में जब ज्यादा बारिश होती है तो बैराज का फ्लो रेट 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच जाता है। आज सुबह 5 बजे हथनीकुंड बैराज का फ्लो रेट 3,05,768 क्यूसेक था। 1 क्यूसेक पानी छोड़ने का मतलब है 1 सेकंड में करीब 29 लीटर पानी छोड़ना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में इस वक्त यमुना का पानी कितनी तेजी से आ रहा है। इसीलिए यमुना में 41 बोट्स के जरिए निगरानी रखी जा रही है। हम इस समय यमुना नदी पर हैं और वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। हथनीकुंड बैराज से जैसे ही पानी रिलीज किया गया उसके बाद से लेकर अभी तक पल्ला गांव जो कि वजीराबाद से पहले पड़ता है, वहां से लेकर ओखला बैराज तक, यानी सोनिया विहार, पुश्ता, आईटीओ, इन सभी एरियाज में जितने भी लोग हैं उन सबको पीछे रहने के लिए कहा जा रहा है और अनाउंसमेंट की जा रही है। इस समय जो हाउस बोट इंचार्ज है वो खुद इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को हिदायत दे रहे हैं, बता रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं। वहीं जो इनके साथ जो बाकी लोग हैं वो भी इन्हें पीछे रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये एक रिवर बेड होने के साथ साथ यहाँ पर कई लोग खेती करते हैं और करीबन 40,000 ऐसे लोग हैं जो सीधा असर जिनके ऊपर पड़ेगा। इसीलिए बोट क्लब ने करीबन 41 बोट्स को स्टैंड बाय पे रखा है, तैराक स्टैंड बाय पर हैं और सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सर, आप अनाउंसमेंट करके सबको बता रहे हैं किस किस एरिया में आप पहुंचे हैं, क्योंकि वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है, बारिश हो रही है तेज। हम पूरा यमुना में रेस्क्यू कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, कोई डूबने वाला तो नहीं है। पेट्रोलिंग चल रही है पूरी यमुना में, पल्ला से लेकर के और जैतपुर तक हम सारी बोटें करीब
35 बोट के करीब हमने यमुना में उतारी हुई हैं, जो रात दिन रेस्क्यू पेट्रोलिंग कर रही हैं। ये क्योंकि किसान बहुत सारे हैं, खेती के यहाँ पे करते हैं, उसके साथ साथ सोनिया विहार और काफ़ी आबादी वाला एरिया है, उन सब लोगों को कह रहे हैं आप अलर्ट रहें, सुरक्षित। हम उनको यमुना से बाहर निकाल चुके हैं काफ़ी लोगों को, और जो रह रहे हैं उनको अनाउंसमेंट करके उनको धीरे धीरे निकाल रहे हैं यमुना से बाहर। आज दिल्ली राज्य की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी ने मोटरबोट के जरिए यमुना के आसपास इलाकों का दौरा किया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने तो उससे निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है बाढ़ की। इस बाढ़ की तैयारी में हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस, हमारे इवैक्यूएशन ऑपरेशंस, बोट्स की संख्या, डाइवर्स की संख्या, सारी इवैक्यूएशन इक्विपमेंट की तैयारी है। पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिन में ही 8-10 फुट पानी बढ़ गया है और अगले 24 घंटे में शायद 10 से 12 फुट पानी और बढ़ जाएगा। अभी हम जहां पे खड़े हैं यमुना के किनारे, कल हम आएंगे तो शायद यहां तक भी पानी का स्तर पहुंचा होगा। तकरीबन 30,000 लोगों का हमारा अनुमान है जिनको इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़ेगी। उनके लिए पूरे अरेंजमेंट्स हमारे हो चुके हैं और उन अरेंजमेंट्स के अलावा हमारे पास रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हैं, बोट्स हैं जिन्हें हर 2-2 किलोमीटर पर स्टेशन किया गया है और डाइवर्स, सारी इक्विपमेंट वगैरह सारी बोट्स पे मौजूद है। हमें उम्मीद है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है। लेकिन ये सच है कि तमाम तैयारियों के बावजूद, तमाम दावों के बावजूद दिल्ली में भारी बारिश की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कल दिल्ली के 70 से ज्यादा लोकेशंस ऐसे थे जहां पर पानी भर गया था। 9 जगहों पर तो लोगों को घंटों घंटों तक ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। पिछले 24 घंटों में हालत और बिगड़ी है। आज अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों, अधिकारियों और मेयर के साथ मीटिंग की। केजरीवाल ने कहा उनकी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन सारी कोशिशें कम पड़ रही हैं क्योंकि दिल्ली में इतनी ज्यादा बारिश को बर्दाश्त करने के लिए सिस्टम ही नहीं है। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी, इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है। सीडब्ल्यूसी के हिसाब से अभी इस वक्त दिल्ली में 203.58 मीटर तक हमारा लेवल पहुंचा यमुना का। कल सुबह 205.5 मीटर तक पहुंचेगा और जो वेदर की प्रेडिक्शंस अगले कुछ दिनों की हैं उसके हिसाब से यमुना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो केवल दिल्ली की अपनी बारिश पे कम डिपेंडेंट है। ऊपर से हरियाणा से यमुना में जो पानी हरियाणा में भी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में आता है और यहाँ से जो दिल्ली में पानी आता है यमुना के अंदर, वो जो पानी छोड़ा जाता है हथनी कुंड से, उस पानी पे ज्यादा डिपेंडेंट है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ की सभी सरकारें अपनी अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं और हम सबको मिलके, सरकारों को और लोगों को मिलके और सभी पार्टियों को मिलके इसके ऊपर लोगों को राहत पहुँचाने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल का अंदाजा यह था कि कल सुबह तक यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहेगा, लेकिन उनकी बात कहने के 2 घंटे के भीतर ही खतरा बढ़ गया और यमुना में पानी का लेवल खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, इस वजह से दिल्ली की दिक्कत ज्यादा बढ़ी। लेकिन चैलेंज हरियाणा के सामने भी है। हरियाणा में भी तेज बारिश हो रही है, इसलिए पानी छोड़ना हरियाणा सरकार की मजबूरी है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सीनियर अफसरों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की, क्योंकि अंबाला, पंचकुला, करनाल, यमुनानगर जैसे कई जिलों में खेत, मकान, सड़कें सब कुछ डूब गया। पंचकुला जिले के कालका से आज एक परेशान करने वाली तस्वीर आई। यहाँ कालका से कीरतपुर जाने वाले रास्ते पर एक पुल टूट गया। बारिश के बाद यहाँ पानी का बहाव इतना तेज था कि पुल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और ढह गया।
अंबाला में लगातार बारिश हो रही है। आज भी 81 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। अंबाला से चंडीगढ़ जाने वाले रास्ते पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये हाईवे है। कई जगह हालात ऐसे हैं कि मदद के लिए फौज को बुलाया गया। हमारे संवाददाता पवन नारा ने बताया कि अंबाला के पास जीरकपुर का एक बोर्डिंग स्कूल है, इसमें पानी भर गया। 700 से ज्यादा बच्चे फंस गए। आर्मी की मदद से बच्चों को स्कूल से निकाला गया। इस वक्त हम करनाल चंडीगढ़ हाईवे पर मौजूद हैं, जहां चमन पब्लिक स्कूल के बच्चे अचानक बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से फंस गए हैं और अब यहां सेना के जवान बोट के साथ पहुंचे हैं। यहां बच्चों को रस्सी के सहारे एक एक करके निकाला जा रहा है। रस्सी नहीं थी तो पाइप का इंतजाम किया गया है और ये सब वो बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर फंस गए थे, अब उन्हें निकाला जा रहा है। सर, ये कब से फंसे हुए थे, कब आपको डिस्ट्रेस कॉल आई? ये आज ही कॉल आई है। कितने बजे की बात है? तकरीबन 4 बजे। 4 बजे। हाँ। तो अब कितने बच्चे अंदर और फंसे हुए हैं? टोटल 750 के आसपास बच्चे थे, जिनमें से तकरीबन 300 बच्चे से ज्यादा से 400 निकाल दिए होंगे। हरियाणा और पंजाब पड़ोसी राज्य हैं। दोनों में हालात करीब करीब एक जैसे हैं। पंजाब में भी जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मोहाली, रूपनगर, फिरोजपुर जैसे जिलों में सिचुएशन काफी खराब है। चंडीगढ़ वो स्टेट है जिसे पूरी प्लानिंग के साथ बसाया गया था। ये मॉडर्न शहर माना जाता है। यहाँ बारिश के पानी को निकालने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम भी फेल होता नजर आया। चंडीगढ़ के सिविल सेक्रेटरीट के पास इलाकों में पानी भरा हुआ है। सेक्टर 17 और सेक्टर 22 में सड़कें धंस गई हैं, कई जगह पेड़ भी गिर गए। चंडीगढ़ के पास डेरा बस्सी में कई हाई राइज सोसाइटीज में पानी भर गया, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। पानी इतना ज्यादा था कि लोगों को सिर्फ बोट के जरिए वहां से निकाला गया। कई घंटों के इंतजार के बाद रेस्क्यू टीम बोट लेकर पहुंची और इस इलाके के लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका। मोहाली में भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तमाम लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित कैंप्स में भेजा गया है। भारी बारिश की वजह से कई जगह पक्के मकान ढह गए। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब के संगरूर, पटियाला, लुधियाना, रूपनगर, फगवाड़ा, नवाशहर, आनंदपुर साहिब, नंगल और होशियारपुर में अगले 24 घंटे में भी बारिश जारी रहेगी, इसलिए सतर्कता बरतनी जरूरी है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली में बारिश और बाढ़ से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। भगवंत मान ने कहा, अभी तो सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो वो केंद्र सरकार से मदद मांगेंगे। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। गुजरात के कई इलाकों में बारिश से भारी तबाही देखने को मिली। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, महिसागर, अरावली, भैंसाणा और पाटन में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश हुई। साबरकांठा जिले के तलोद में पिछले 24 घंटे में 260 मिलीमीटर बारिश हुई है। गांधीनगर में 200 मिलीमीटर बारिश हुई। राजकोट के उपलेटा में पिछले 24 घंटे में 244 मिलीमीटर बारिश हुई है। इन सभी जिलों के इलाकों में मकान और खेत डूब गए हैं। इस वक्त हम साबरकांठा जिले के तलोद में हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में करीब 10 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है और उसका आप देखिए नज़ारा क्या है। ये पूरा जो एक स्कूल में हम तलोद के सीडी पटेल हाई स्कूल, और आप यहाँ पे देखिए पूरा स्कूल जो है वो एक बड़े तालाब में परिवर्तित हो गया है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो पानी है वो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा। क्लासरूम हालांकि सारे जो हैं वो लॉक कर दिए हैं, लेकिन पानी जो है वो क्लासरूम के अंदर तक चला गया है। और जिस प्रकार से अभी चेतावनी जो है वो दी गई है मौसम विभाग द्वारा, अगले 24 से 36 घंटे जो हैं इसी प्रकार से भारी रहेंगे। अभी भी आप देखिए बरसात यहाँ रुकी नहीं है, लगातार पिछले 12-13 घंटों से यहाँ पे बरसात जारी है। हालांकि अभी बरसात थोड़ी मध्यम हुई है, धीमी हुई है, लेकिन अगले 24 से 36 घंटों तक इसी प्रकार से भारी बारिश इस इलाके में होगी। और आप अंदाज़ा लगाइए कि
उसकी वजह से पानी यहाँ से अगले 3 से 4 दिन तक नहीं निकल सकता। सिर्फ ये स्कूल नहीं, आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी भर गया है और लोगों का सामान्य जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश और बाढ़ के हालात सिर्फ अपने देश में नहीं है, दुनिया के कई मुल्कों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है। अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टेट भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ से जूझ रहा है। न्यूयॉर्क की हडसन वैली में तेज बारिश के कारण हाईवे कट गए हैं, लोगों के घर बाढ़ में बह गए हैं। न्यूयॉर्क स्टेट की कई बस्तियों में सड़कों पर इतना पानी बह रहा है कि घर से बाहर निकलना असंभव है। अमेरिका के मौसम विभाग ने न्यूयॉर्क के अलावा कनेक्टिकट, स्टैमफोर्ड और ग्रीनविच शहरों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चीन में भी बारिश की वजह से हालात खराब है। चीन के सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न सूबों में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चीन की 19 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चीन के 7 डैम्स में इतना पानी भर गया कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। चीन के 3 प्रोविंस में बाढ़ की वजह से 10,000 से ज्यादा लोगों को रिलोकेट करना पड़ा। जापान में भी इस समय तेज बारिश कहर बरपा रही है। जापान की मीडिया के मुताबिक वहां के फुकुओका सूबे में तेज बारिश ने कई मकानों को तबाह कर दिया। इसी तरह क्यूशु और चुकोकू में नदियों में बाढ़ आई है। ऊंचे इलाकों में मलबा बहा है जो नीचे आ गया है और सड़कें बंद हो गई। जापान में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में ट्रेन सर्विस को बंद कर दिया गया है। लोगों के घरों की पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। अब बड़ा सवाल है कि पूरी दुनिया में, खासतौर पर हमारे देश में, इतना पानी अचानक क्यों बरसने लगा। कहीं पिछले 70 साल में तो कहीं पिछले 40 साल में इतनी बारिश नहीं हुई। बारिश से इतनी तबाही नहीं हुई। ये तबाही क्यों हो रही है, ये विनाश क्यों है? इसके 2 मेन कारण हैं। पहला क्लाइमेट चेंज और दूसरा शहरों का अनप्लैन्ड अंधाधुंध डेवलपमेंट। पहले क्लाइमेट चेंज को समझते हैं। पिछले 10 साल से वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे हैं, रेड अलर्ट का सिग्नल दे रहे हैं कि सबको मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, पर उनकी बात कम लोग सुनते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर गर्मी बढ़ेगी तो ज्यादा बारिश होगी, बाढ़ आएगी, तबाही होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। वो समझाते हैं अगर 1% टेम्परेचर बढ़ता है तो समुद्र का 7% ज्यादा पानी भाप बनकर निकलता है, बादल बनकर बरसता है। अगर समुद्र के ऊपर 2 से 3% टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी 15 से 20% ज्यादा इवेपोरेट होता है, और जब भाप बनेगी, बादल बनेंगे तो कहीं ना कहीं तो बरसेंगे। और आजकल पहाड़ों में इतनी ज्यादा बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि वहां हर वक्त हवा चलती है। ठंडी हवा जब पहाड़ से टकराती है तो बादल बरसते हैं, कभी कभी बादल फटते भी हैं। इसीलिए हिमालय के फुटहिल्स में, वेस्टर्न घाट के फुटहिल्स में आजकल इतनी ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। इसीलिए हिमाचल और उत्तराखंड में इतनी ज्यादा बाढ़ आई है। इसी तरह के हालात असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खतरा और बढ़ेगा। आने वाले साल में बादल और बरसेंगे और बाढ़ आएगी, और यह खतरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का एमिशन बढ़ता जा रहा है। इस वक्त का जो एस्टिमेट है उसके मुताबिक 2050 तक साउथ एशिया में आज के मुकाबले 14 गुना ज्यादा हीट वेव फेस करनी होगी। आप सोच सकते हैं अगर गर्मी 14 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी तो आज जितनी बाढ़ आ रही है उससे 2.5 से 3 गुना ज्यादा बाढ़ आएगी। आज जितने साइक्लोन, जितने तूफान आते हैं उससे 4 से 5 गुना ज्यादा साइक्लोन की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। खतरा बड़ा है। इससे बचाने का काम सरकारें सिर्फ नहीं कर सकती। हम सबको इस खतरे को समझना होगा और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अपना अपना योगदान देने की जरूरत है।
इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यह सब डिपेंड करता है इस बात पर कि हम कितने पेड़ काटते हैं, कितने पेड़ लगाते हैं, कितना प्लास्टिक का यूज करते हैं, कितना पानी बर्बाद करते हैं, हम कंक्रीट के कितने जंगल खड़े करते हैं, ट्रैफिक के लिए कितनी कारों का इस्तेमाल करते हैं, कितने एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें इस खतरे को बढ़ाती हैं। अगर इससे बचना है तो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। कुछ राजनीति की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा के बाद आज 697 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोट डाले गए। हैरानी की बात है कि जिस वक्त वोटिंग हो रही थी उस वक्त बंगाल में सुरक्षा बल एक के बाद एक बम बरामद कर रहे थे, बमों को डिफ्यूज कर रहे थे। चूंकि 8 जुलाई को वोटिंग के दिन 24 घंटे के दौरान चुनावी हिंसा में 18 लोगों की मौत हुई थी। रिपोल के दौरान भी वायलेंस की आशंका थी, इसलिए आज जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए। लेकिन इसके बाद भी कुछ जगहों से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी टकराव की खबरें आई, लड़ाई झगड़े की खबरें आई। वेस्ट मिदनापुर में पोलिंग के दौरान लाठियां चली। उत्तर दिनाजपुर में भी झगड़ा हुआ, लेकिन किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं आई। हालांकि माहौल को खराब करने, डर फैलाने की तैयारी पूरी थी। कई जगह बम छुपा कर रखे गए थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी की वजह से बम बरामद कर लिए गए। वक्त रहते उन्हें डिफ्यूज कर दिया गया। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के लिए ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तृणमूल कांग्रेस पर खून खराबे का इल्जाम लगाया। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर 6000 पोलिंग बूथ पर रीपोल कराने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में जिस तरह के हालात हैं उसके बाद केंद्र सरकार को आर्टिकल 355 का इस्तेमाल करना चाहिए। राज्य सरकार को 355 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी देनी चाहिए। और ममता पुलिस और सेंट्रल पुलिस का क्या डिफरेंस आज तो देख लीजिए। उस दिन जो वोट डाला गया, आज 40% एनएस है, ज्यादा वोट दिया। ये वोटर का जो कॉन्फिडेंस है बंगाल में, ये ममता बनर्जी और उनकी पुलिस खत्म कर दी। इसलिए सेंट्रल पुलिस का मांग केवल भाजपा का नहीं है, जन जन की, आम जनता की भी है। अभी टाइम आ गया है 355 के लिए आप रिकमेंडेशन कीजिए। मैं यही आवेदन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन ऑनरेबल गवर्नर के पास है। बीजेपी पंचायत चुनाव में हुई हिंसा की अनदेखी के मूड में नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में 4 मेंबर्स की कमेटी को बंगाल भेजने का फैसला किया है, जो बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी हिंसा करवाती है और उसके बाद शोर मचाती है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जितनी सेंट्रल फोर्सेस की मांग की थी, केंद्र सरकार ने उतनी भेजी नहीं, क्योंकि बीजेपी की नीयत में खोट है। हमारा कमीशन वो तैयार करेंगे उनका लिस्ट, और उनको भेजना है उनका फोर्स। तो ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन हो रहा है। लिस्ट का बारे में उनको कहां पर जाना है, कहां पर रुकना है, ये उसका कोई मतलब नहीं है। और हम लोग का पहले से कैसे पता चलेगा कांग्रेस, भाजपा, सीपीएम कहां पर अटैक करेंगे? एक रीजनेबली होना चाहिए जो यहाँ पर उसका पोस्टिंग होना चाहिए था, लेकिन उतने सारे फोर्स तो वो लोग भेजा ही नहीं। 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई, उस हिंसा को लेकर उसकी शिकायत करने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने अमित शाह से मुलाकात की। गवर्नर ने होम मिनिस्टर को 8 जुलाई को ही हिंसा की एक रिपोर्ट दी है। वोटिंग के दिन भी राज्यपाल ने नॉर्थ 24 परगना का दौरा किया था। अमित शाह के साथ मीटिंग में क्या हुआ, इस बारे में तो गवर्नर ने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, जब अंधेरा घना होता है तो समझो सुबह होने वाली है। The darkest hour is just before dawn. There will be light at the end of the tunnel. The only message which I could get today is, if winter comes, can spring be far behind? Good will happen in the days to come.
अब ये बात तो सही है कि बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा होगी, ये सब पहले से जानते थे, इसलिए इसे रोकने के कदम भी पहले उठाए जाने चाहिए थे। सवाल ये भी है कि तमाम रिपोर्ट्स और पुनः रिकॉर्ड सामने होने के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती वक्त रहते क्यों नहीं की गई? इसके लिए कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा? और फिर जब तैनाती हुई तो इन इलाकों में प्रॉपर डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ जिनमें हिंसा की आशंका ज्यादा थी। नतीजा ये हुआ कि कई सालों के बाद देश ने पोलिंग बूथ लुटते हुए देखे। लोग बूथ में बैलेट बॉक्स छीनकर बैलेट पेपर पर धड़ाधड़ अपनी पार्टी का ठप्पा लगाते हुए दिखाई दिए। इसीलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठे। मुझे लगता है कि बंगाल में चुनाव चाहे पंचायत का हो, नगर निगम का हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, हर बार हिंसा की खबरें आती हैं, हर बार गोली चलती है, हर बार बम फटते हैं, मर्डर होते हैं। ये न लोकतंत्र के लिए अच्छा है, न बंगाल की इमेज के लिए, न ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि वो वामपंथ के शासन के दौरान इसी तरह की हिंसा के खिलाफ लड़कर आई थी। इसी तरह के वायलेंस से बंगाल को मुक्त कराने का वादा करके वो मुख्यमंत्री बनी थी। उन्हें बंगाल के लोगों से किए गए इस वादे को याद करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्शन के वक्त में इस तरह के वायलेंस ना हो। बिहार की राजनीति में आज दो डेवलपमेंट हुए। पहला, लैंड फॉर जॉब घोटाले में चार्जशीट फाइल होने के बाद तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर आज असेंबली में खूब हंगामा हुआ। और दूसरा, नीतीश कुमार के चेहरे पर अमित शाह का डर दिखाई दिया। आज नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं से साफ साफ कह दिया कि कौन कौन बीजेपी के संपर्क में है उन्हें सब मालूम है। उन्होंने कहा बेहतर यही होगा अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बात करे और जिन्हें बीजेपी के साथ जाना है वो खुलकर सामने आ जाए। असल में आज नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल जेडीयू के अलावा आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के साथ एक मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में नीतीश कुमार ने जेडीयू के एमएलसी सुनील सिंह का नाम लेकर कहा कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं, अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश ने भरी सभा में सुनील सिंह से पूछ लिया क्या वो बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। नीतीश ने कहा कि लालू यादव ने उन पर भरोसा किया, राजनीति में आगे बढ़ाया, अब क्या वो लालू का साथ छोड़ देंगे? ये सुनकर सुनील सिंह भड़क गए। उन्होंने नीतीश से कह दिया कि वो अमित शाह से मिले थे, लेकिन जहां मुलाकात हुई थी वो सरकारी कार्यक्रम था जिसमें अमित शाह सहकारिता मंत्री की हैसियत से आए थे। उस मीटिंग में कोई सियासी बात नहीं हुई। सुनील सिंह ने समझा कि बात खत्म हो गई, लेकिन हकीकत में बात और बढ़ गई क्योंकि मीटिंग में शामिल नेताओं ने यह बात लीक कर दी। इससे सुनील सिंह और नाराज हो गए। उन्होंने मीटिंग खत्म होने के बाद फिर सफाई दी, कहा वो लालू के साथ हैं और मरते दम तक लालू के साथ रहेंगे। जो लोग फिजूल की बातें कर रहे हैं, उन पर शक कर रहे हैं, उनका वो कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से समझिए, अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं भारत के, बिस्कोमान के भी मिनिस्टर वही हैं। सरकारी कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम में वो आए हुए थे। मैं उसके बोर्ड में भी डायरेक्टर हूं। 1 तारीख को पूरे देश का कोऑपरेटिव कांग्रेस हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए और उस फोटो को मैंने अपने पेज पर लगाया है। कोई ये नहीं है कि किसी के कोठरी में मिल रहे हैं, किसी के रूम में मिल रहे हैं। और उसी फोटो को लेकर जो मीडिया वाले लोगों ने बात का बतंगर बनाया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ध्यान से समझिए, मेरे इंटीग्रिटी पर इस देश का कोई भी व्यक्ति शंका नहीं कर सकता है। 27 साल से मैंने कितने झंझावात देखा, कितने तूफान देखा और चट्टान की तरह लालू जी के साथ हैं। कल भी थे, आज भी हैं और जब तक जिंदा हैं तब तक हैं। और बाकी बात जो समझना है, जो आदमी के बारे में आपको बताया, जरा आप उन्हीं से बयान ले लीजिए। देखिए, हमें माननीय मुख्यमंत्री का फोन आए तो कौन ऐसा बिहार का व्यक्ति होगा जो दौड़ कर नहीं जाएगा? ये बिल्कुल सही नहीं है। माननीय नहीं, ठीक है, वो बड़े आदमी हैं, अभिभावक हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनके बात का कैसे प्रतिकार कर सकते हैं? हम लोग तो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं नहीं, तो इसलिए उनके बात का हम कोई भी प्रतिकार नहीं करते हैं। बयानों को लेकर नाराजगी है, आपने कहा देश का सबसे अविश्वसनीय चेहरा कौन है यूपीएससी में? इस तरह देखिए, वो सब बीते दिनों का बात हो गया, क्यों विवाद बढ़ाना चाह रहे हैं?
अनावश्यक वो सब बात है। जब हमने अपने पेज से उसको हटा दिया, समझे ना, जो कन्फ्यूजन हुआ, किसी ने पूरे जंगल राज को याद दिलाने लगा, कोई डॉक्टर के किडनैपिंग को याद दिलाने लगा। और देखिए, हम फिर आपको बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मना किया है कि कोई भी तरह का आपको बयान नहीं देना है, ना हाँ बोलना है, ना बोलना। जिनको बयान देने को मना किया गया था उन्होंने पूरा बयान दे दिया। लेकिन ये बात सच है कि माननीय मुख्यमंत्री जी परेशान तो हैं। पता यह भी चला कि नीतीश ने कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा के बारे में भी बीजेपी के संपर्क में होने के बाद मीटिंग में कही। लेकिन अजीत शर्मा ने मीटिंग के बाद कहा कि नीतीश ने उनका नाम नहीं लिया। जहां तक नीतीश की तरफ से फटकार की बात है, तो नीतीश राज्य के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं हैं। इसलिए नीतीश को उन्हें डांटने, फटकारने, टोकने का कोई हक नहीं है। अजीत शर्मा ने कहा नीतीश ने सुनील सिंह का नाम जरूर लिया था और सुनील सिंह ने उनको जवाब भी दे दिया। किस बात का फटकार लगाने का उनको अधिकार है? हम कांग्रेस पार्टी में हैं, वो जदयू में हैं, वो मुख्यमंत्री जरूर है, गठबंधन में हम लोग हैं, लेकिन वो फटकार क्यों लगा सकते हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। हाँ, लेकिन सुनील सिंह जी को निश्चित तौर पर बोले कि वो भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं, और तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अमित शाह के टच में थे। आप हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं, आप लोकसभा लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, आप सचेतक बनाने में यही आजादी तेजस्वी जी है जो हमसे बनवाए हैं। इसलिए वो बोले हैं, वो बोले कि नहीं हम टच में नहीं है, तो बोलो, इन्होंने बोला कि फेसबुक में आपका फोटो देखा है मैंने। इस मीटिंग में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। नीतीश ने उनके सामने ही उनकी पार्टी के नेता पर उंगली उठाई, सवाल पूछे, लेकिन तेजस्वी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अपनी पार्टी के नेताओं को भी कह दिया कि वो बयानबाजी के चक्कर में न पड़े। मीटिंग खत्म होने के बाद बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा थोड़ी बहुत नोकझोंक तो हर परिवार में होती है, पति पत्नी के बीच भी होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता खत्म हो गया। अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी और जेडीयू में दरार की अफवाह बीजेपी फैला रही है, लेकिन इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। ये सब र्यूमर उड़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जानती है कि बिहार में उसका बेस खत्म हो गया है। तो ये सब र्यूमर, रोज नया र्यूमर उड़ा के इससे झंझट उससे झंझट। सुनील जी अच्छे मित्र हैं। हर कोई कभी कभी आवेश में आकर के किसी के ऊपर, अभी पत्नी के ऊपर नहीं बोल देते हैं, सुबह शाम दिन भर काबिल बनती हो, बहुत ये हो, तो आवेश में बोल देते हैं ना भाई। तो कोई ऐसा थोड़ी है कि पत्नी से प्रेम कम है, तो कभी कभी आदमी आवेश में कुछ बोल देता है, लेकिन आपसी प्रेम, आपसी परिवार हम लोगों का पूरी तरह से इंटैक्ट है। महागठबंधन जिंदाबाद है। निर्देश दिया गया कि बहुत मजबूती के साथ गठबंधन को बना के रखना है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी है, बयानबाजी से बचना है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना है। बिहार में ये बात सब जानते हैं कि नीतीश कुमार को डर लगा हुआ है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी महागठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता बीजेपी के साथ न चले जाएं। चूंकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो चुके हैं, ये करीब करीब तय है कि चिराग पासवान भी एनडीए के साथ चले जाएंगे। इसलिए नीतीश को लगता है कि इसके बाद बीजेपी के नज़र महागठबंधन में शामिल पार्टियों को तोड़ने के बजाय लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की कोशिश होगी। इसीलिए नीतीश सावधान हो गए हैं और अब अपने ही नेताओं पर शक कर रहे हैं। लेकिन नीतीश के साथ के जो नेता हैं वो नीतीश पर ही शक करते हैं। लोग कहते हैं ये नहीं पता कि नीतीश कब पलटी मारें, हो सकता है वही बीजेपी के साथ चले जाएं। 24 जुलाई को 3 राज्यों की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1 सीट शामिल है। गुजरात में तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस ने आज साफ कर दिया कि उसके पास नंबर्स नहीं है, इसलिए वो अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुजरात से राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल किया। बाकी 2 सीटों पर बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। और बड़ी बात है कि बीजेपी को इस बार बंगाल में भी राज्यसभा की 1 सीट मिलेगी। लेकिन बीजेपी बंगाल से किसे राज्यसभा में भेजेगी, इसका नाम अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने आज सारी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। ममता ने डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर रे को दोबारा मौका दिया है और इसके साथ साथ समीरुल इस्लाम, चेक परायक
और पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन साकेत गोखले को भी राज्यसभा का टिकट दिया है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 216 टीएमसी के पास हैं, जबकि उसे बीजेपी के 5 विधायकों का उसे 5 विधायकों का समर्थन शामिल है। वहीं बीजेपी के पास 70 विधायक हैं और बीजेपी एक कैंडिडेट को राज्यसभा में भेज सकती है। इस इलेक्शन में 2 खास बातें हैं। पहली बार ऐसा होगा जब बंगाल में बीजेपी की इतनी ताकत है कि बीजेपी अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा का चुनाव जितवा सकेगी, और यह पहला मौका होगा जब कांग्रेस गुजरात से किसी भी उम्मीदवार को जिताने की स्थिति में नहीं होगी। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।